बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। क्या शानदार मौका है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करने का, क्योंकि पाकिस्तान ने कल अपनी तारीख का सबसे बड़ा चेस जो किया नेशनल स्टेडियम कराची में, उसने तमाम कौम जो है उसकी उम्मीदें एक बार फिर से बरकरार रखी हैं, एक बार फिर से उम्मीदें जगा दी हैं कि अब हम 350 भी कर सकते हैं। तो हम कुछ दिनों से ये ज़रूर आपको बता रहे थे कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में 300 350 रन होंगे, आप टीम्स को 148 पर आउट नहीं करेंगे, लेकिन आपके बैटर्स ने यह बताना है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं 350, और यही हुआ। और पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से जो टारगेट चेस किया है, जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका को इस ट्राई सीरीज के मैच में शिकस्त दी है, मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान टीम का पूरा ड्रेसिंग रूम ये मानने पे मजबूर हो जाएगा, और हम सब भी, कि पाकिस्तान 350 भी चेस कर सकता है। और एक बार फिर से खतरे की घंटी जो है वो तमाम जितनी भी ममालिक इस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम्स में वो खतरे की घंटी बज चुकी है कि पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। मैं चाहता तो था कि आज हम आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाएं जो एक हमारे साथ साहब हैं जो उन्होंने घर पर बनाई थी, लेकिन वो क्योंकि खुद ही आ गए हैं तो अब वो अवैस अपनी ज़बानी बता देंगे कि वो उस वीडियो में क्या रह रहे थे। वो भी हैरान थे, परेशान थे अवैस भी कि ये कैसे हुआ है। लेकिन मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की जितनी तारीफ़ करें वो कम है। जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, ना सिर्फ ये सोचना था कि विकेट्स गिरी हुई हैं, ये भी सोचना था कि रन रेट बरकरार रखनी है, चेस भी पूरा करना है। अगर वहाँ पर कोई विकेट गिरती तो एक बार फिर से प्रेशर जो है पाकिस्तान पर आता, लेकिन जनूबी अफ्रीका को उन्होंने तमाम खानों से चित किया है। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इस जीत को हमने अप्रीशिएट तो ज़रूर करना है, इसका क्रेडिट भी देना है, और वो जो एक टीम एनवायरनमेंट अब हमें नज़र आ रहा है, अब बड़ा मज़ा आने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम आपसे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात करेंगे, जहां पर टीम्स पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गई हैं। हाल ही में अफगानिस्तान टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कराची हो, लाहौर हो, पिंडी हो, तमाम तर स्टेडियम्स, तमाम तर फैंस जो हैं वो अब तैयार हैं, टिकट्स बिक चुकी हैं, और कुछ ही दिनों में मेला सजने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। पाकिस्तान का मुकाबला होना है न्यूजीलैंड से। उस मैच के अंदर हमें उम्मीद है कि वो जब जीतेंगे इंशाल्लाह तो एक बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो जाएगा। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद कुछ मजीद क्रिकेट से जुड़ी खबरें आपके साथ शामिल करेंगे। आपको एक बार फिर बताना है कि बाबर आजम नंबर 1 ODI बैटर हैं, और दोबारा से वो रैंकिंग्स में जो है वो नंबर 1 आ चुके हैं। शानदार मौका है। कल मुझे लग रहा था बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे, एक बार फिर मायूस कुन रहा कि आउट जिस तरीके से हुए। सऊद शकील बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए, ओवर एग्रेसिव हो गए, वो भी कैच बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक बार फिर से आहिस्ता आहिस्ता वो फील आना शुरू हो गई। अब तो उन्होंने कह भी दिया मुझे किंग कहना बंद कर दें, लेकिन आई थिंक कि उनको वो भरपूर तरीके से फोकस्ड हैं। देखिए, हम सबको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि ये जो बैड पैच होता है ये किसी भी प्लेयर की करियर में आता है, चाहे वो जितना बड़े स्टैचर का प्लेयर हो। हमने ये चीज़ दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स के साथ देखी है, और लेकिन इससे अब आप निकलते कैसे हैं ये आप पर होता है। और मेरे ख्याल से बाबर आजम अब वो सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस मोड में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, और बहुत शानदार होने वाला है पाकिस्तान के लिए। इसके बाद कुछ मजीद खबरें आपके साथ शामिल करनी है। आपको टाइकोंडो के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ही दिनों में 7वीं एशियन ओपन टाइकोंडो चैंपियनशिप कॉम्बैक्स के नाम से शुरू होने जा रही है, और कॉम्बैक्स इसका टाइटल स्पॉन्सर भी है। और ये एक शानदार इवेंट है जिसमें एशिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। 200 से ज़्यादा लोग इसमें अब तक रजिस्टर कर चुके हैं। पाकिस्तान में लियाकत जिम्नेजियम के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ये चैंपियनशिप होगी। ये एक बार फिर ये पहला इवेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का दूसरा और तीसरा इंटरनेशनल इवेंट है जो वो कराने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, और कल उन्होंने सहाफ़ियों को और तमाम कौम को आगाह किया इस चैंपियनशिप को लेकर। इसमें पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद थे, साथ ही साथ जो टाइटल स्पॉन्सर हैं कॉम्बैक्स, उनकी भी नुमाइंदगी थी। और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है टाइकोंडो का, और वो इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान के लिए बहुत से तमगे जीत कर लाता है। अभी हाल ही में हारून खान ने फुजैरा ओपन में भी कांसी का तमगा जीता, लेकिन अब इंटरनेशनल इवेंट्स भी जब आप पाकिस्तान में कराते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन को और कॉम्बैक्स को खास तौर पर बहुत सारी मुबारकबाद, और अगले कुछ दिनों में बहुत ज़बरदस्त मुकाबले पाकिस्तान में होने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत बेहतरीन हूँ आज। कल इतनी खुशी थी, मैं क्योंकि प्रोग्राम में वाक़या सुनाऊंगा, लेकिन कहीं बैठे हुए थे हम लोग
कि जो हमारा कुछ इवेंट एक चल रहा था तो बेचारे जो वेटर्स थे यकीन माने उनको कहा एक चीज़ लिया तो उसने मुझे कान में कहा, उसने कहा सर आपके बंदे बहुत तंग कर रहे हैं, उधर इतना इंटेंस मैच चल रहा है, बिल्कुल। कितने ज़्यादा लोग जो उनसे लेकिन वो जाहिर बात है मैच तो आप वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया मैच ने आपको, तो इस बारे में आई थिंक शानदार एक कारकर्दगी। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। सर बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें और हमें साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं काशिफ? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मोई शाह साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तारीखी फतह है और जब तारीख के बारे में हमने बात करनी है तो आपसे हमने लाजमी बात करनी है। ज़बरदस्त मैं कहता हूँ। देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये विक्ट्री ना ऐसे वक्त आई है जब हमें कॉन्फिडेंस चाहिए था और जब सारे प्लेयर्स को ये एक अंदर की उनको एक मतलब कहना मतलब उनको फीलिंग आनी चाहिए थी कि हम बड़े से बड़ा स्कोर चेस कर सकते हैं, हम अच्छी टीम को हरा सकते हैं। और ये जो हमारे पे एक बात आई हुई है कि बैटिंग चलती नहीं है, मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है, टॉप ऑर्डर ठीक नहीं है, तो ये हम नलीफाई करेंगे, नलीफाई करके हम प्रूव करेंगे। और अब जो है ये आप 2-3 दिन 4 दिन पीछे चले जाएं और आज के दिन चले जाएं। आज के दिन पाकिस्तान की जो फीलिंग है और पाकिस्तान टीम की जो आपकी सिलेक्टेड टीम है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी फीलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब वो बिलीव कर सकते हैं कि कल हम न्यूजीलैंड को भी हरा लेंगे, ट्राई सीरीज़ भी हम जीतेंगे और न सिर्फ ट्राई सीरीज़ जीतेंगे बल्कि आगे भी हमारा जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो आगाज़ है अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगेन, वो हमारा एक ट्रम्पेट नोट पे जाएगा, हम विक्टोरियस नोट पे स्टार्ट करेंगे। और ये सारा बिलीव देखें, एक विक्ट्री ये सारा बिलीव आपको लेके सीमेंट के आ जाता है। मैं ज़रूर यहाँ तारीफ़ करूँगा रिजवान की, आगा सलमान की और जिस तरह पूरी बल्कि टीम खेली। मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा टारगेट आपको फीलिंग आ रही थी, शायद हाफ में आप जाएं तो आप समझें कि शायद पाकिस्तान आउट हो गया, लेकिन जिस तरह उन्होंने रीग्रुप अपने आप को किया और जिस तरह वो इनिंग्स दोनों ने खेली 260 की जिस तरह स्टैंड लिया और जिस तरह पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट श्योरली वो करीब लाते गए, अटैकिंग क्रिकेट भी खेली, स्लो भी खेला। जहां देखा कि जिस तरह रिजवान ने कहा कि हम टारगेट कर रहे थे कि 5-5 ओवर हम देखें, कहाँ हमें सक्सेस मिली भी और कहीं हमें सक्सेस ना भी मिली, लेकिन सारा मिल के अहमद असल बात यह है कि वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग मेजर्स एक आपको चाहिए थे अहेड ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इवेंट, वो आपको मिल गए और वो बड़ा खुशाइंद है। हैविंग सेड दैट, लूप्स होल ज़रूर होते हैं, वीकनेसेस ज़रूर होती हैं। हमारा जो डेथ ओवर्स हैं, लास्ट ओवर्स हैं, हमने 7 ओवर में तकरीबन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 97 कंसीड किया, इनके अगेंस्ट हमने 7 ओवर में तकरीबन 87 के करीब कंसीड किया। ये जो हम ज़्यादा रन्स दे रहे हैं ख़ासकर आखिरी 10 ओवर में, 7-8 ओवर में, इस पे हमें मतलब है एक करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक लगानी पड़ेगी और करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ देखें ये स्ट्रगल आ रही है। जी जी, यहाँ पे जो रन्स होते हैं ना 15, 20, 30, 40, ये बड़ा फर्क करते हैं आखिर में और यहाँ हमें कंट्रोल करना चाहिए। शायद हारिस रऊफ वापस आए उनकी वापसी की वजह से, क्योंकि वो आखिरी ओवर्स में यार्कर अच्छे देते हैं, अच्छा आखिरी ओवर ज़्यादा अच्छे करते हैं कंपैरेटिवली, और शायद कोई और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके इस पे वो काबू पाएं और कंट्रोल करें। अगर वही आप देखें कि यही 350-60 के 355 के 320 होते, 325 होते तो और ज़्यादा आसानी होती। बिल्कुल। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बड़ी टीम्स के खिलाफ हमने इंडिया के खिलाफ खेलना है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, एडजस्ट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, जिस तरह मोई शाह साहब ने कहा कि आपको इन चीज़ों को और बेहतर करना है। हारिस रऊफ से जुड़ी भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अवैस, इस तरह की विक्ट्री जब आती है, ख़ास तौर पर मैं तो शुरुआत फील्डिंग से ही कर दूंगा। सलमान अली आगा ने जो 2 कैच पकड़ लिए, वो एक ऐसे कैच है जिसकी वजह से पूरी टीम का मोराल उठ गया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही हुआ, हम सोच रहे थे अब 280-90 पर रोक लेंगे, लेकिन जिस तरीके से चार्ज हुआ इनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं बहुत परेशान हो रहा था कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी दोनों जो थे वो बड़ी ऑड बॉलिंग कर रहे थे, ऑफ कटर ट्राई कर रहे थे, मिडल ऑफ द विकेट, बैक ऑफ द हैंड हो तो आप बच भी सकते हैं राइट हैंडर को, लेकिन वो गेंद जो है बिल्कुल ऊपर आ रहा था कि मारो मुझे, और वही हुआ। जिस तरीके से कॉबिन बॉश ने मारा और जिस तरीके से वो रन्स लीक हुए, मोहम्मद हसनैन मेरे ख्याल से बहुत बेहतर बॉलिंग की उन्होंने और बड़ा अच्छा लगा कि यार आपको नजर आ रहा है कि उन्होंने डेप्थ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग। याद होगा अहमद भाई, कल हम यहाँ पर ही बैठे हुए थे जब मैंने कहा कि सना के मैसेज आए कि 350-400 लग रहा है, क्योंकि विकेट भी ऐसी थी। जिस तरीके से आपको पता है कि अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बाबूमा जब परफॉर्म कर रहे थे तो उसको कंटेन करना बड़ा एक प्लस पॉइंट था पाकिस्तानी बॉलर्स का। इनिशियली मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ, वही फिर मैं कहूँगा शायद आज भी दिमाग में आपके वही टेलर मेड कंडीशंस हैं, टाइम थोड़ा लग रहा है इन विकेट्स को आपको एडजस्ट होते हुए, जहाँ पर ज़्यादा आपको हाई स्कोरिंग गेम्स नजर आ रहे हैं। बैक ऑफ द हैंड की बात कर लें, चाहे वो बैक ऑफ द हैंड भी जो आप बात करें
वो ज़्यादा मुझे लग रहा था कि शॉर्ट पिच पे ज़्यादा वो फोकस हो रहा है, वो राइट डायरेक्शन पे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि जब आपको मार पड़ी तो ऑब्वियसली मैंने कहा ना उसको, तो आपका थिंक टैंक काम, दिमाग जो सा काम करना बंद हो जाता है, कम बैक करना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहाँ पर होता है। लेकिन हसनैन को मैं अप्रिशिएट करूंगा। हसनैन जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स आए, मुझे याद है कि थोड़ा सा लग रहा था कि यार ऑफ कलर है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा मैच है, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन आप उसको उसमें लेके आ रहे हो, ऑफ कलर नजर आए। लेकिन उसने जब आप देखें 5-6 ओवर के बाद जाके उसने राइट ऑन द ब्लॉक पर डिलीवरीज की, आपको विकेट टू विकेट है, लाइन लेंथ उसने अच्छी रखी है। लेकिन सलमान अली आगा, जब आपको याद हो उसने डेब्यू किया था पाकिस्तान के लाहौर कलंदर से, अगर मैं गलत नहीं तो आया था पाकिस्तान के लिए, तब मैं भी कहता था कि शायद अब प्रोडक्ट नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। लेकिन जिस तरीके से कल उसने ऐसा वाइस कैप्टन एक इनिंग्स खेली है, वो एक्स्ट्रा कवर की कैच की भी आप बात करें, स्लिप कॉर्डन एरिया का भी कैच बहुत मुश्किल था जो उसने कल लिया है। लेकिन जो रिकॉर्ड आपने कल तोड़े हैं, वो पार्टनरशिप की तो लोग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यार देखे ना, अगर मैं 5 साल के, मैं पढ़ भी रहा था अभी रिकॉर्ड का, 5 साल पीरियड के अंदर पाकिस्तान ने 90 रन किए हैं जाके आपके पहले पावर प्ले के अंदर, 10 ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अरसे के बाद आपको नजर आया कि पाकिस्तान टीम वाज़ेह डिफरेंस आपके नजर आई है। फिर पाकिस्तान टीम वाहिद टीम बन चुकी है, मैं वो भी रिकॉर्ड भी पढ़ा था, पता नहीं 8 या 5-6 साल के अंदर, जिसने 350 के करीब रन चेस किए हैं। आपको याद हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के अंदर हो जब हम चले थे, या इसमें, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर दमखम है। सिर्फ आपको शायद राइट ट्रैक बैटिंग ऑर्डर आपका चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह है, हम जो करते हैं कि आपने उनको लड़कों को रखा है टीम के अंदर, आज भी उस चीज़ पे बरकरार हूं कि यार मेरा सिर्फ ये इख्तलाफ था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है और आप चाह रहे हो कि आपका कॉम्बिनेशन राइट सेट हो। कल आपको टीम तो बड़ी अच्छी नजर आई, मैंने कहा ना हम हर चीज बुला के आज हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप तो अच्छा कह रहे हैं, अब तो आपकी टीम बदमाश नजर आ रही है। देखें जिस तरीके से वो टीम जो बदमाशी की है, मैं खुद हैरान था कामरान गुलाम को। बल्कि हम बात करें तो साउथ शकील अगर बदमाशी करे जिस एरिया से क्या चाह रहे थे बवूमा के साथ, क्या चाहते थे यार? वो बड़ा मस्कीन सा बच्चा है, पता नहीं क्या, बच्चा तो नहीं सॉरी, बड़ा मस्कीन सा है वो, लेकिन मुझे नहीं पता क्या करना चाह रहे थे। साउथ शकील जिस एरिया से ताल्लुक रखता है, ज्यादा कभी अग्रेसिव क्रिकेटर्स नहीं देखे वहां से जो वो चार्ज कर रहे थे, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट ऑब्वियसली होती है। मेरा सिर्फ ये था कि एटलीस्ट आप फहीम अशरफ या उस्मान खान को मैचेस क्यों खिलाते, कम से कम एक वो जो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट का एक रिदम जो है वो आपको मिल जाता है, वापस आपको टेस्ट हो जाता है कि यार लड़का किस पोजीशन में खेल सकता है। इस चीज की जो कमी है वो मैं कहता हूं कि अल्लाह ना करे कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी महसूस हो। लेकिन एक चीज है, इस टीम को कभी अंडररेट ना करो। जो कल मैंने बात की थी वीडियो के अंदर भी, भाई ये बहुत बुरे तरीके से जो है ना आपको जवाब देती है, और उसने कल जवाब दिया कि खाली हम नहीं, जो ओवरसीज जो मैं कहता हूँ दूसरी टीम्स के कमेंटेटर्स हैं, जैसे कार्टून नेटवर्क जो लगे रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी बात कर रहे थे कि भाई इस टीम को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है काशिम मजीद। कल ये बदमाशी की बात तो हम करेंगे ही, बड़ा आइकॉनिक ये मोमेंट हो गया मेरे ख्याल से। कल को जब भी प्रोमोस बनेंगे, क्रिकेट की एक कंपाइलेशन बनेगी, तो ये 3 लोगों का बवूमा की तरफ आना ज़रूर उसमें हाईलाइट रील के अंदर आएगा। लेकिन क्या शानदार मौका रहा, और बड़े अरसे बाद अभी हम बात भी कर रहे थे कि सलमान अली आगा एक कैरेक्टर हैं, बड़े अरसे बाद एक ऐसा कैरेक्टर टीम में आया, लेकिन एक कंप्लीट प्लेयर भी बहुत अरसे बाद आया। देखिए कल की जो इनिंग्स थी या उससे पहले जब सलमान का तस्करा होता था, 40 ऑट की एवरेज से मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में रन्स कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, इतनी एवरेज टेस्ट क्रिकेट में भी है। अगेंस्ट स्पेन श्रीलंका में उनकी जो सेंचुरी मुझे आज भी याद है, कदमों का इस्तेमाल प्राबा जयसूर्या को अक्रॉस द स्पिन या अगेंस्ट द स्पिन मिड विकेट चौके उनके मुझे याद है, स्वीप याद है। कल के दिन में एक और बड़ी खूबसूरत बात थी, ये जो आपने कहा ना कि कैरेक्टर है, कल किसी भी लम्हे में आगाज की 10-15 गेंदों के बाद ऐसा नहीं लगा कि सलमान मैच में नहीं है। मुसलसल उनकी कमेंट्री की आवाज़ आती रही, मुसलसल उनकी जो चैटर थी रिजवान के साथ वो चलती रही, वो आती रही, और उसमें एक प्लान था। वो हर लम्हे में कि बॉल नीचे रह रहा है, वो देख ले कवर का फील्डर ऊपर है या स्क्वायर लेग वाला हल्का है, वहाँ भाग के 2 करेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको मैच में इन रखती हैं। कल मुझे शायद शुएब मलिक का थोड़ा सा बेटर वर्जन बैटिंग में नजर आया, जो कि कल हम जब मैं चेस करने की बात करता हूं तो पाकिस्तान में गिनती के 4-5 लोग हैं कि जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते थे हिस्टोरिकली भी कि यार ये चेस कर सकते हैं, वरना कभी भी अच्छे चेजर नहीं रहे। अब चूंकि ये मैंने इस्तेलाह इस्तेमाल कर दी है तो मैं थोड़ा सा इसको भी डिफाइन कर दूं। ये हमेशा से कहा जाता था कि हम अच्छे चेज नहीं कर सकते, शायद इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमें कभी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। 90s, 80s, 70s की जो हमारी बॉलिंग थी उसने कभी इतने रन्स खाए ही नहीं कि हमें चेस करने की जरूरत पड़े। और जो एक ऑड में हुए उसमें वो एक ऑड में हुआ था, वो होता है तो सालों बाद कोई एक ऐसा मौका आया कि जिसमें हमें बहुत ज्यादा कोट पड़ गई तो मैं आता नहीं था, ठीक है, वो हमें आदत ही नहीं थी। अब पिछले 3 से 4 साल में देखिए मैं इतना कंफर्टेबल होता हूं जो पाकिस्तान की टीम चेस कर रही है। कितने मैचेस हैं, जो टॉस हमने जीता बाबर आजम की कप्तानी में, जाओ तुम पहले बैटिंग करो, जाओ जितना करना कर लो। T20 में खास तौर पे, वनडे में मैच देख लें, वर्ल्ड कप का हाई प्रोफाइल टाकरा श्रीलंका से ऐसे करके हम बच्चों की तरह जीत गए, मतलब किसी लम्हे में फील ही नहीं है हम फंस रहे हैं मैच में।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीत गए, पाकिस्तान ने कल फिर प्रूफ करके दे दिया। ये सब 2022, 23, 24, 22, 23, 24, 25 की सारी बात है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अब हमें बिलीव करना है, एज अ स्पेक्टेटर भी, एज अ ऑडियंस भी, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट भी इस टीम पे बिलीव करना है। लेकिन ये बात कहते हुए परेशानी क्या है कि हम इतने रन खा क्यों रहे हैं भाई, जब हिस्टोरिकली हम अच्छा बॉलिंग यूनिट थे और आज भी हमारे स्टार्स पावर में बॉलर्स मौजूद हैं, तो इतने रन खाना बनता नहीं है उनसे जो स्टार्स हैं। खुशदिल खा जाता 10 में 80 कोई बात नहीं, सलमान खा जाता 5 में 50 कोई बात नहीं, बट जिन्होंने डेप्थ में आके बॉलिंग करनी है, डेथ ओवर्स करने, वो इतने रन लीक कर रहे हैं, ये एक सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से मोई शाह साहब, ये हम काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि आप कम से कम 100 रन ज़्यादा दे रहे हैं, दोनों मैचेस में यही साबित हो गया। और कभी कभार पाकिस्तान कल तो बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर आपको एक रन भी बड़ा फ़र्क डाल देते हैं, ये तो फिर हम 100 रन की बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद हसनैन का मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में सबसे इम्प्रूव बॉलर उन आखिरी 10 ओवर्स में नजर आए। देखिए अहमद, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पावर प्ले में ज़्यादा रन न दें और आखिरी 10 ओवर में आप ज़्यादा रन न दें, क्योंकि यहाँ आपको टैप करना है, आपको क्लोज करनी होती है। आखिरी 10 ओवर में इनिंग को क्लोज करना होता है, और अच्छी बॉलिंग अगर हो जाए और आपके बॉलर फिट हैं, रिदम में हैं, उनके जहन से वो निकला हुआ है T20 का एक फॉर्मेट, और वो समझ रहे हैं कि हम वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अपने आप को ज़रूर तैयार करेंगे वनडे क्रिकेट के आखिरी 10 ओवर में। मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह काशिफ ने बात की कि नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, ये वो हमारे बॉलर हैं जो काफ़ी अरसे से हमारे साथ चल रहे हैं। अब इनको चाहिए कि ये एक अपने जहन में प्लान करें कि भाई हमने मिनिमम रन्स देने हैं। ज़रूर हर टीम होती है, देखें दूसरी टीम भी खेलने आती है, वो मारती है, कोशिश करती है हिट आउट करें, छक्के मारें, चौके मारें, लेकिन एक लिमिट होती है। अगर आप 7 ओवर में 97 कंसीड कर देंगे, आप 6 ओवर में 87 कंसीड कर देंगे, लास्ट ओवर्स की बात कर रहा हूँ, तो पूरा एक वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो उसमें हमने देखना है, हमने आगे इंडिया के खिलाफ खेलना है, आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। इन दोनों में से तो हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम एक मैच जीतें और बांग्लादेश को भी हराएं, और साथ हम ताकि सेमीफाइनल में तो पहले रसाई हमारी हो। अच्छा, तो इसमें एक ज़रूरी नुक्ता है जिस पे अगर आप थोड़ा सा इसको तफसील में एक्सप्लेन कर दें कि कल मैं कुछ चीज़ें वाज़े तौर पर देख रहा था जहाँ पर कुछ मार पड़ी, फिर एकदम से वो खुशदिल को ले आए, उन्होंने गेम को स्लो करने की कोशिश की। आपको लगता है कि रिजवान के लिए भी बहुत ज़रूरी ये साबित हो रही है कि उनकी भी अब प्लानिंग यहाँ से बनेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि यार ये बॉलर शायद सक्सेसफुल नहीं हो रहा आखिरी ओवर्स का? अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें हॉर्सेस फॉर कोर्सेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दुबई में ये विकेट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कराची में मिलेगी। अगर लाहौर में आपका शायद 330 इज अ विनिंग स्कोर, लेकिन ये जो कल की विकेट थी इसमें 350 भी विनिंग स्कोर नहीं है, तो ये डिफरेंस है। और शायद मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दुबई की विकेट जो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट हो, उसमें जिस टीम ने 300 बना लिया वो मैच जीत गया। मैं तो कह रहा हूँ भारत को यहाँ आना चाहिए था, ये पिचेस उनको सबसे ज़्यादा सूट करती हैं, उनके अच्छे हिटर हैं, वो सूट करती हैं, अच्छे पावर हिटर्स हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें उस तरीके से खेलना पड़ेगा, खासकर रिजवान को अपने जो रिसोर्सेज हैं उस तरह से चैनलाइज करने पड़ेंगे। आपने जिस तरह पहले स्नैन की बात की, अब स्नैन बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अपोजिशन को देख के हमें स्नैन को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको खिला सकते हैं। हम मेरा ख्याल है किसी हद तक हम शायद इंडिया के खिलाफ उनको खिला सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं इतना फेवर नहीं करूंगा कि उनको खिलाया जाए अगर कल वो खेलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि कल कोई चेंज हो, क्योंकि विनिंग कम्बिनेशन उसी तरह चलता है। कल चेंज नहीं होगी तो, लेकिन कल शायद थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, ऐसी पिच होगी। अच्छा, थोड़ा सा कंसिडर कर लें, क्योंकि कुछ जराए बहुत क्लोज जराए अभी कह रहे हैं कि हारिस रऊफ फिट नहीं है अभी तक नहीं बड़े, और ये चैंपियंस ट्रॉफी तक भी शायद बात चली जाए, अभी तक कंफर्म नहीं। देखें अगर वो फिट नहीं है तो फिर तो आईसीसी को जरूर इंटीमेट कर दिया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारा ये फिट है, इसके डाउटफुल स्टार्टर है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, तो हमें कोई टाइम दिया जाए कि हम इसकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। रिप्लेसमेंट का टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले आप एक जो रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि ही इज स्ट्रगलिंग विद इंजरी। तो अगर हम इसको से कि फरवरी 16 तक हम देखते हैं कि इफ़ ही इज़ नॉट फिट तो हम इसकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, तो वो पहले ही उसको कर इजाज़त दे देते हैं। वो अभी मुझे नहीं पता कि मैंने इसको नहीं देखा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है या नहीं की। अगर वो फिट नहीं होते तो फिर तो वाकिफ है, मेरा ख्याल है उनको टीम में तभी उनको बुलाया गया कि शायद अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो वो उनको डालें। लेकिन हारिस रऊफ का यहाँ पे हमें कमी महसूस होती है जब आखिरी ओवर्स होते हैं, और वो आखिरी ओवर्स बड़े अच्छे करते हैं। शुरू के अच्छे बॉलर नहीं है, लेकिन जो आखिरी ओवर हैं 4-5 ओवर हैं वो बड़े अच्छे करते हैं, उसमें रन्स वो रोक कर रखते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ विकेटें भी वो लेते हैं। तो
पूरा हमें प्लान करके खेलना पड़ेगा, एक एक मैच को डिफरेंट तरीके से हमें टेक ऑन करना पड़ेगा। बांग्लादेश के खिलाफ आपकी कॉम्बिनेशन और होना चाहिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको और होना चाहिए, और इंडिया के खिलाफ विकेट को देखते हुए दुबई की विकेट में इतने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन्स नहीं होते जिस तरह हम कल कराची की देख रहे थे। वहां पे पहले बैटिंग करते हुए 300 के करीब भी चले जाएं तो बड़ा मुश्किल होगा अपोजिशन के लिए कि उसको चेस करे, क्योंकि उस वहां पे आपको हल्की फुल्की स्विंग नजर आती है, हल्का फुल्का बॉलर्स को हेल्प नजर आती है। तो वो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो बाकी मैं कहता हूं कि जिस तरह कल हमारी बैटिंग चली है, अल्लाह करे आगे मैचेस में भी, और कल जो फाइनल है ट्राई सीरीज का, इसी तरह खेलें। ज़रूरी नहीं होता कि एक दिन अगर रिजवान चल गए हैं, आगा सलमान चल गए हैं तो नेक्स्ट मैच में भी उन्होंने चलना है। बैकअप ज़रूरी होती है। बाबर आजम को फ्रंट पे आना पड़ेगा, खासकर मैं कहता हूँ फ़खर को और ज़्यादा इफेक्टिव होना पड़ेगा। और अगर सऊद शकील को खिलाते हैं तो उनको एक चीज़ ज़रूर जहन में लाना चाहिए कि वो हिटर नहीं है और वो हार्ड हिटर नहीं है। उनको 35 ओवर कंज्यूम करने हैं, 2-3 हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सके कि हर ओवर में एक आध वो बाउंड्री क्लियर करेंगे, छक्का मारेंगे या चौका उन्होंने मारना ही मारना है। उनको उनकी यूटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो मैक्सिमम एक साइड को प्रोटेक्ट करें और मैक्सिमम विकेट पर रहें। बेशक मतलब है कि सिंगल, टूज, थ्रीज जो जिस तरह वो उनका एक स्टाइल ऑफ प्ले है उस तरह करें, लेकिन वो उनका जो अपना रोल है वो जरूर प्ले करें। बिल्कुल, ये एक अहम नुक्ता बन जाएगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ओमन है। बाबर आजम फील करेंगे जरा। अब तो उन्होंने कह दी मुझे किंग ना बोलें, लेकिन नंबर 1 दोबारा आगे उठ गया रैंकिंग से। देखिए, आप थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स पे बात करूँ। आप जो बात कर रहे थे ना नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की, वो टेलर मेड कंडीशंस या T20, उसको अगर मैं दिमाग से निकाल दूँ, यार बहुत टाइम हो गया ऐसा फास्ट बॉलर किसी भी बॉलर को मैंने देखा हुआ कि क्रीज का इस्तेमाल करते हुए। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, क्लोज टू द विकेट या अवे फ्रॉम द विकेट में डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं शायद मैंने शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ पैचेस में देखा उसको यूज़ करते हुए, वरना वो एक फ्रीक्वेंसी से आप चल रहे हो। तो इसका देन में फिर मुझे वही बात आती है कि ब्लॉक और डिलीवरीज की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप अपना ये जब कोशिश करते हो अवे फ्रॉम द अपना विकेट से अपना आप कर लेंगे क्लोज टू द विकेट्स के ऊपर जब आप करते हो तो आपके जेन में ये होता है कि ब्लॉक और डिलीवरी को आप ज़्यादा टारगेट कर रहे हो। तो ज़्यादा इसका मतलब कि आपका फोकस उस तरफ नहीं, आप स्लोअर वन की तरफ ज़्यादा फोकस आपका होता है। अगर इस पूल की बात करूं तो मैं आज भी देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ आपका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेट है कि आप ज़रूर आपको शिकस्त हुई थी, वो थोड़ा सा मैच में कहता हूँ अगर उसको निकाल दूँ। बांग्लादेश और इंडिया का मैच इसलिए टफ है क्योंकि पाकिस्तान का अगर मैं मुआवजा करूं बैट्समैन का वर्सेस स्पिन, तो आपके स्पिनर्स के खिलाफ आपकी जो उनसे लूप होल आपको नजर आता है आपके मिड ऑर्डर का, स्पेशली चाहे वो बाबर आजम क्यों ना हो। जब आपने दुबई के अंदर खेलना है, दुबई विकेट आप टॉम हेमिंग ही वहां पर मौजूद थे पहले पाकिस्तान को ज्वाइन करने से पहले। दुबई विकेट में आज तक जितने भी सीजन्स में खेले हैं उसका एक ही कल्चर है, वो ये कि जब आप पहले बैटिंग करते हो तो थोड़ा सा ईजियर रन्स को करना, लेकिन रन्स शाहजी ने कहा 300 स्कोर मैं खुद भी कहता हूँ बहुत ज्यादा है दुबई विकेट पे। अगर 280 भी करते हो तो दूसरी टीम को इसलिए आप फंसाते हो क्योंकि स्पिनर्स कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। पेस स्लो हो जाएगा दुबई के। देखिए होगा, आपने पीएसएल में देखा, आपने उनके आईपीएल वगैरह में देखा, जब वो गए हैं तो उनका गेम का पेस बिल्कुल स्लो होता है। वहां पर थोड़ा सा टफ टाइम क्यों पाकिस्तान के लिए है कि उनके पास, इंडिया के पास वो जा रहे हैं 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ। दुबई के अंदर वो टफ टाइम जरूर होगा। पाकिस्तान किस तरीके से वो काउंटर अटैक करता है, पोजीशनिंग बैटिंग ऑर्डर की क्या होती है वो देखने वाली बात है। वैसे इंडिया का दुबई के अंदर अगर मैं बात करूं अच्छा हंटिंग ग्राउंड नहीं रहा। पाकिस्तान ने पहले भी आपको याद है शिकस्त दी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना सच को इंप्रेसिव नहीं है दुबई के अंदर, तो थोड़ा सा उनको मसला जरूर होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा चाहे देर है पर दुरुस्त है। बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं, ऑब्वियसली सब उनको कदर भी करते हैं, नंबर 1 ICC रैंकिंग पे भी हैं, लेकिन शायद आहिस्ता आहिस्ता अब दिमाग भी जो ना कहते हैं जब आप सीनियर प्रो बनते हो तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में ये चीज़ें आने लग पड़ती हैं। आपने कल अच्छा किया कि आपने बता दिया कि किंग शिंग नहीं, परफॉर्मेंस होगी तो मैं किंग हूँ वरना नहीं हूँ। कल उनकी परफॉर्मेंस काबिल बेहतर थी एज एन ओपनर। जो 2 रन कवर ड्राइव्स इनिशियली मारे थे तो लगा कि बॉल जो उनके बैट पे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता शायद उस पोजीशन के ऊपर वो ठीक होते जा रहे हैं। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें अहमद भाई, आपका मिडल ऑर्डर फिर जो है वो कंसर्न इसलिए कि शाहजी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आप आगा सलमान की बात करें, डेली उसने परफॉर्म नहीं करना। आपने सिचुएशन के साथ आपने एनालिसिस भी शायद करना हो, क्या पता तैयब ताहिर को आपने ऊपर भेजना, जो सिचुएशन आपकी बनेगी। खुशदिल शाह को अच्छी बात है कल आपने ऊपर नहीं भेजा, मैं खुश था उस चीज़ पे कि आपने सलमान को भेजा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपने करना होगा। लेकिन जो विकेट्स हैं इस लिहाज से 300 साढ़े 300 पाकिस्तान के अंदर, खास करके हम तो लाहौर की बात कर रहे हैं, पिंडी की विकेट जोन सी है तो इसका मतलब तो बेल्टर होगी, 400 भी शायद बन जाए यहाँ पर, जिस तरीके से ग्राउंड भी डायनामिक्स छोटी है इसकी।
तो पाकिस्तान को सिनेरियो वाइज चलना पड़ेगा, खास करके अपनी बैटिंग को लेकर। बिल्कुल, और ये जो फाइनल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज का फाइनल, ये जुम्मे को खेला जाएगा 2 बजे से। बराह रास्त आप एक्शन PTV स्पोर्ट्स HD पर मुलाहिजा फरमा पाएंगे। कराची में ऑफ कोर्स ये फाइनल हो रहा है और एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास, एक और बड़ी प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड को एज एन ऑपोजिशन देखते हैं काशिफ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उनसे खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनके पास वो डाइवर्सिटी बड़ी मौजूद है। अब यही सवाल होगा कि पाकिस्तान ग्लेन फिलिप्स को या डे ग्रैंडन को, इस तरह के प्लेयर्स को टेम कैसे करता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की जब हम फास्ट बॉलिंग का तस्करा करते हैं तो इनिशियल ओवर्स है, उसके बाद उसमें उतनी बाइट नजर नहीं आती। आगाज के ओवर में हमने आउट कर लिए तो कर लिए, रिवर्स अगर हो भी रही है, अव्वल तो कम होती है बिकॉज ड्यू और ये सारी चीजें, अगर हो भी रही है तो शायद उतना एडवांटेज ले नहीं पा रहे। हारिस रऊफ है नहीं, जो जैसे आपने कहा कि जराए बता रहे हैं कि वो फिट नहीं है। सो पाकिस्तान के पास आउट करने वाले जो ऑप्शंस है ना बॉलर्स के, बड़े कम हो गए। इब्रार को हमने मिस्ट्री स्पिनर खिलाया, अभी तक इब्रार इतने तेज बॉल कर रहे हैं कि शायद वो यूजलेस होते नजर आ रहे हैं। वो भी कंटेन करने वाली बॉलिंग है, फ्लाइट नहीं है, लूप नहीं है, बैट्समैन रिसीव ही नहीं हो रहा, तो मिस्ट्री तो रही नहीं। खुशदिल शाम ने इसलिए खिला दिया कि वो रन्स के फ्लो को रोकें और दैट इज इट। बीच में अगर वो सलमान अगर आला किस्म का कैच कर लें तो फाइन, लेकिन आउट, LBW बोल्ड, कीपर तक पहुंचाना, खुशदिल शायद उस लिए नहीं खेल। तो फिर आउट किसने करना है? ये तो हर मैच हमारा ऐसे ही हो गया। अगर के पहले 10 ओवर निकाल दें और हम आउट नहीं कर रहे तो अगले 40 ओवर तो हम सिर्फ कंटेन खेल रहे हैं। इस तरह की पिचेस पे कंटेन नहीं होता। इस तरह के बल्ले जो बैट्समैनों के पास मौजूद हैं, जो उनको T20 की आदत है, जो स्ट्रोक्स मौजूद हैं, कंटेन हम नहीं कर सकते। सो इसका ये भी मतलब हो कि फिर हर मैच 350 है, तो ये एक आध दिन में तो हो जाएगा, 2 दिन में भी हो जाएगा। इस टीम के साथ मैं हफ्ते में वो कहते हैं 10 में से 12, 8, 7 दिन भी कर लूंगा, हर रोज नहीं होगा, बिकॉज इवेंचुअली बॉलर्स ने टूर्नामेंट जीत के देना है और अगर बॉलर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो बड़ा अफसोस है। यहां पे आके फिर हमें याद आता है कि हमें चाहिए था एक स्पेशलिस्ट स्पिनर या कोई ऐसा फास्ट बॉलर जो आउट करने वाला बॉलर हो। अनफॉर्चुनेटली मिडल ऑफ द इनिंग्स हारिस रऊफ से तो फिर उम्मीद है कि वो मार के जरा जोर लगा के आउट कर सकते हैं और हमें कोई नजर नहीं आया। लेकिन आपके पास ऑप्शंस थी, जिस तरह मैंने कहा कि मोहम्मद अली का बहुत शानदार चैंपियंस वनडे कप गया, आप उनको यूज कर सकते थे। वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया जा सकता था। अभी तो बस ऐसा ही है कि यही 3 ऑप्शंस हैं बस। देखिए, ये 3 ऑप्शन इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इन ऑप्शंस पे इन्वेस्ट बहुत किया गया। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठ के सोचूं तो पिछले 4-5 साल से इन्हीं पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ नसीम शाह, इंजरी निकाल दें, नसीम शाह इज अ परमानेंट मेंबर, शाहीन इंजरी निकाल दें, परमानेंट मेंबर, हारिस रऊफ इंजरी निकाल दें, परमानेंट मेंबर। हर ग्लोबल इवेंट इन्होंने खेला है, हर बड़े इवेंट में इन्हीं पे रिलाई किया गया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी से एकदम पहले हम कैसे चेंज करते थे? या तो हमने साल पहले किसी और बॉलर पे इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और हम ये सोच रहे होते कि यार ये वो फास्ट बॉलर है जो इनके टक्कर का है और इनके आकर कंपीट करेगा। अब एक थोड़ा सा सोशल मीडिया गिमिक भी इसमें अहमद शामिल कर लीजिए। इन बॉलर्स को हमने अपने डोमेस्टिक में उतरते हुए भी नहीं देखा। ये उतरे हमारे डोमेस्टिक में, ठीक है, हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेटर है इनकी एक दिन खूब फेंटी लगाए तो थोड़ा सा हवा भी उतरे कि यार देखें ये तो हमारी तरह की लोकल निकले, इनसे बेहतर भी हैं, ठीक है, और इनको अच्छा खेलने वाला बैटर भी हिट हो जाएगा। जो इनको 2, 4, 5 ओवर में चौके लगाएगा वो बैटर भी हिट हो जाएगा कि यार ये एक वर्ल्ड क्लास बैटर है। चूंकि ये डोमेस्टिक में उतरे नहीं, चाहे वो 4 डे हो, चाहे वो 1 डे हो, चाहे वो T20 हो, सवाए PSL के, तो वो जो एक हवा सी भरी हुई एक जो गिमिक है कि दीज आर द स्टार बॉलर्स, उसके अलावा तो है ही कुछ नहीं, वो हवा चलती रही। अच्छा, एक इंसिडेंट जरूर हुआ कल जहां पर शाहीन थोड़े से एग्रेसिव नजर आ गए। अब ऑब्वियसली उसके रेप्रिकॉशंस भी हुए हैं, लेकिन दैट्स हाउ यू लाइक अ फास्ट बॉलर। आई विश कि हमारे फास्ट बॉलर ऐसे हो। शोएब अख्तर की बात है कि ये कैसे साफ सुथरे से शेव करके फास्ट बॉलर आ जाता है, रफ एंड टफ होता है फास्ट। शोएब भाई के बाद अगर मैंने किसी को सबसे ज्यादा एग्रेसिव देखा तो मैंने सईद अजमल को एग्रेसिव देखा। आई एग्रीड। और देखिए, हम जब याद करते हैं ना उस बॉलर को तो हमें ये एग्रेशन उसकी शख्सियत नहीं, ये एग्रेशन टीम के लिए जीतना भी है। ये एग्रेशन बाकी के 10 बंदों को उठा के भी रखना है। कल जिस अंदाज से, जिस प्यार से मार खाते चले जा रहे थे, इस एग्रेशन के बाद मुझे लगता है कोई टीम में जान भी आई है, कोई क्राउड में जान आई है। हर रन पे, हर फील्ड पे, सलमान अली आगा के कैच पे हम जागते हुए नजर आए, लेकिन कोट हमने उतनी खाई। सॉरी, बात अभी काट रहा हूँ, माजरत। ऐसा फास्ट बॉलर, क्योंकि शोएब भाई की आपने बात, क्योंकि आज का डॉक्यूमेंट्री भी एक लगी हुई है, मैं सुन भी रहा था। ये हकीकत है, हमारे कुछ लोग आज भी कहते हैं कि स्लेजिंग हो जाए, फास्ट बॉलर के चेहरे पे यार मुस्कुराहट होनी चाहिए। स्लेजिंग कंस्ट्रक्टेड हो, मुझे समझ में आती है, वो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती, जो कि ऑकवर्ड नहीं होनी चाहिए।
लेकिन फास्ट बॉलर का मतलब ही ये है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती जब वो खेल रहा होता है। ये लिटरली कह रहा हूँ, ऐसा पेस बैटरी की मैं बात तो कहता कर हूँ फास्ट बॉलर ऐसा होना चाहिए कि जब वो ग्राउंड के अंदर आए तो दूसरी टीम पहले ही फैसला कर ले कि नहीं भाई ये मैच हार जाएंगे हम इसको। देखो मैंने कहा ना आपको, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट जब तक वो मैच सिनेरियो के अंदर है लिटरली नहीं होती, क्योंकि उसके वो दिमाग से खेल रहा होता है बैट्समैन के। कल मुझे अच्छा लगा जब वो देखे ना एग्रेशन शो हुआ, सलमान अली आगा की कैच की बात करें, एग्रेशन की बात करें, उसके बाद आपको क्राउड स्पार्क होते हुए नजर आया कि यार ये पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप है। ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन में आपको चीज नजर आई है। शाहजी बैठे में अगेन हिस्ट्री है। शाहजी कोई हंसता हुआ फास्ट बॉलर वर्ल्ड क्लास याद है? अच्छा मैं आप शोएब को छोड़ के थोड़ा सा आपको शेयर करूं। ये चीज होती है बड़ी नेचुरल इंस्टेंट होता है। ये नहीं है कि आप ऑल डेवलप कर लेंगे इसको। एक आप कहें जी शाहीन अफरीदी अब तुम एग्रेसिव हो जाओ, इस तरह नहीं होता। मुझे याद है शोएब अख्तर अभी शायद टीम में थे, ये 92-93 की बात है। साउथ अफ्रीका की टीम आई और साउथ अफ्रीका की टीम उस वक्त KRL में, शोएब अख्तर स्टेडियम नहीं होता था, KRL स्टेडियम होता था। तो इनको प्रैक्टिस के लिए बुलाया और प्रैक्टिस के जी जो साउथ अफ्रीका की टीम आई है तो इन पे आप बॉलिंग करें। तो मुझे आज तक याद है, मैं जाके सारी वो उनकी प्रैक्टिस देखता था उसी वक्त भी। तो शोएब अख्तर उसी वक्त भी ऐसे ही थे। ये नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से बाद ये हुए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ भी इतनी एग्रेशन से वो बॉलिंग करते थे, उनको जो नेट्स में बॉलिंग करते थे इतनी एग्रेशन से करते थे कि वो साउथ अफ्रीका वाले पूछते थे यार ये कौन है। अच्छा वो शोएब अख्तर को जानता कोई नहीं था। तो वो एक नेचुरल चीज़ होती है, वो किसी बॉलर में लाना बड़ा मुश्किल होता है और सीखना उसका मुश्किल होता है। लेकिन जब आप फास्ट बॉलर हैं और नेचुरली फास्ट बॉलर हैं तो फिर आप में ये चीज़ होनी चाहिए। आजकल कितने सॉफ्ट क्यों हो गए फास्ट बॉलर शाह जी? आजकल वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह सिर्फ ये है कि आजकल T20 का इतना ज़्यादा एक वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है ना, तो वो समझते हैं कि हमारी गेम सिर्फ है ही 4 ओवर, हमने इसमें 4 ओवर में हमने मार नहीं खानी, हमने 1-2 विकेटें लेनी है, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट्स, बस ये हमने अपना काम पूरा कर देना है। ये चीज़ जो T20 क्रिकेट में इसने टेस्ट क्रिकेट को भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट किया है और वनडे क्रिकेट को भी इम्पैक्ट किया है। वो जो हम पहले देखते थे जिस तरह वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग करते आपको नजर आते थे। वकार यूनुस जब UVL की तरफ से खेलना शुरू किया, उनका अग्रेशन उस डोमेस्टिक क्रिकेट में जहाँ से उनको पिक किया गया, ज़रूर आप वो कभी देखिएगा अगर आपके पास वीडियो हो, वो एग्रेशन वहीं आपको नजर आता था। और बड़ी अच्छी बात थी, काशिफ ने भी कहा, अवैस ने भी कहा कि आपके जो क्रिकेटर हैं, खासकर जो आप जिनको कंसिडर करते हो फॉर द नेशनल सिलेक्शन और नेशनल टीम में आप उनको लेके आते हो, उनको जरूर डोमेस्टिक क्रिकेट खासकर 4 डे क्रिकेट खिलाएं। जब तक आप 4 डे क्रिकेट उनको नहीं खिलाएंगे, उनमें एक तो फिटनेस नहीं आएगी और दूसरा उनका जो वो रिदम है बॉलिंग वाला, जहां अब हमें मार पड़ रही है कि आखिरी 7 ओवर में हमने 97 रन दे दिए, आखिरी 6 ओवर में 87 रन दे दिए और हमसे कंट्रोल नहीं हो रही अपोजिशन इतने ज्यादा। हालांकि बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, शाहीन शाह, नसीम शाह, ये वो हैं, हम सालों से इनको साथ चला रहे हैं और इसी काम के लिए चला रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को ये टाइमली ब्रेक थ्रू में तो मुवाजना करना शुरू कर दिया था कि वसीम वकार वाला कॉम्बिनेशन दोबारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं कहता हूँ होना चाहिए था। इनमें इतना टैलेंट है कि ये उसको जगह को फिल कर सकते हैं, लेकिन इनकी वो डेवलपमेंट नहीं रही। वजह उसकी मैं समझता हूँ कि वो T20 शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ द गेम है जिसने काफी प्लेयर्स को खराब कर दिया है। वो अपने कैरियर को देख रहे हैं कि हम लंबा खेलें, हम जोर ना लगाएं, हम इतना खेलें कि हम T20 कम से कम अगले 10-15 साल खेलते रहे। आप 4 ओवर्स की बात करें, आपको बताऊं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं नाम तो नहीं अभी ले सकता, लेकिन वो कुछ एक ऐसे साहब थे मेरे साथ जो कि जिन्होंने कैलकुलेट किया एक ऐसे ही प्लेयर का जो लीग खेले। उन्होंने कहा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतने का किया, पूरे इतने ओवर्स किए, यानी इनका 1 ओवर इतने का पड़ रहा था। तो मतलब वो अब सारी बात ही मनी ओरिएंटेड। हाँ, ये सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। वो आपकी विकेटें लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये कितना पैसे कितने साल में कितने बनेंगे, कितना आप ज्यादा से ज्यादा T20 क्रिकेट खेलेंगे, कौन कौन सी फ्रेंचाइज आपने टारगेट की हुई है, किस किस के लिए आपने NOC क्रिकेट बोर्ड से लेना है, कहाँ कहाँ आपने जाना है, आपने फिट रहना है। ये ना हो कि वो जब फ्रेंचाइज का टाइम आए और आपका पता लगे कि आप अनफिट हैं। अच्छा ये प्लीज ये बात आप भी तस्दीक करेंगे और मैं भी और काशिफ भी ऑब्वियसली वैसे तो हैं ही कि ये सिर्फ प्लेयर्स नहीं सोच रहे, मैनेजर्स भी सोच रहे हैं किस फ्रेंचाइज के साथ जाना है, कौन सी लीग आ रही है, कहाँ पर दुनिया में लीग होने वाली है। सब इंटरनेशनल बिजनेस फ्रेंचाइज क्या होता है? लेकिन मुझे थोड़ा सा ना याद, ये तो अनफॉर्चुनेट है कि आपको पता है कि मैंने कहा ना अंडर 19 के साथ आप काम करो तो आपको उसके बच्चे के दिमाग से ही पता लग जाता है कि उसका दिमाग कहाँ पर डायरेक्शन। लेकिन आपने नेट सेशन में क्यों, आप खुद भी अब आप नेट सेशन तो देखते हैं, आप कोच भी हैं ऑब्वियसली,
को नेट सेशंस में ही आपको पता चल जाता है। अक्सर बैटर्स घबराते नहीं यार, हमने नेट इसके खिलाफ नहीं करना। वो तो आजकल खैर रोबो आर्म पे खेल रहे हैं तो उनको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। मैंने ज्यादा आपको कहा था कि मैं ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम नहीं लूंगा, जब हम सेटअप के साथ मौजूद होते हैं लिटरली वो साइड आर्म के आगे नहीं खेलते, वो एक आइडिया नहीं है ना खेलने का। बॉलिंग मशीन के खिलाफ नहीं लोग खेलते बहुत से, क्योंकि यूज टू नहीं होते, क्योंकि आपने यूथ क्रिकेट नहीं खेली होती। लेकिन जो ये पेस बैटरी की बात कर रहे हैं, वो एग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, शोएब भाई की बात रिपीट करूंगा, वो डॉक्यूमेंट्री देखने वाली है वैसे। वो कहते हैं जिस वक्त मैं पता नहीं शायद अफरीदी के साथ बाहर के निकला बाजार में, पता नहीं कानपुर का शायद टेस्ट मैच था जिसमें उन्होंने सहवाग वगैरह को आउट किया था, तो कहते हैं मैं देखा कि जो जितने लोग थे ना शायद अफरीदी को चिमटे, तो मैं देख रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है। तो मुझे एक बंदा ना पीछे से पढ़ के कहता है भाई तुम कौन हो, तो उसने कहा बेटा कल बताऊंगा मैं कौन हूँ। तो कहते हैं जब नागपुर के अंदर मैंने आउट किया था तो ऐसे आप नाम कमाते हो, ऐसा पेस बैटरी फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। मैंने एक फास्ट बॉलर को, मैं नाम नहीं लूंगा, वन ऑफ द लेजेंड्स है, मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था कि फास्ट बॉलर आखिर है क्या। उन्होंने कहा था उसकी जो खुराक है ना वो रोटी नहीं है, उसकी खुराक क्राउड है। क्राउड मेरा नाम लेगा ना, वो एग्रेशन है मेरा, और मैंने वो फील्ड पे दिखाना है। अच्छा, आपको एक और शो वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन आपको एक और बड़े मजे की बात जाते जाते बताता हूँ कि मेरी शोएब भाई से बात हो रही थी एक बॉलर को लेकर जो अपकमिंग फास्ट बॉलर है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं यार ये नहीं लग रहा कि इसमें वो ग्रिट है। मैंने कहा क्या वजह है, किस वजह से? पेस भी है, सब कुछ है। उन्होंने कहा यार फास्ट बॉलर की एक बिल्ड होती है। उन्होंने कहा अब इतने इतने बाजुओं और इतनी इतनी टांगों से फास्ट बॉलर आ रहे हैं, ये कौन से फास्ट बॉलर है? तो उन्होंने कहा मसल होता है फास्ट बॉलर की थाई पे, उसके बाजुओं पे, तो जरा पता चलता है कि फास्ट बॉलर आ रहा है। लेकिन मेरा जरूर ख्याल है कि एग्रेशन तो होना ही चाहिए। उस सारी फास्ट बॉलिंग का मजा ही उस एग्रेशन के साथ है, जहाँ पर वो स्टेयर हो, जहाँ पर थोड़ा सा ज़रा वो कल तो खैर बात बहुत आगे तक चलेगी, धक्कम पेल हो गई मैच के अंदर, लेकिन खैर ये एग्रेशन भी ज़रूरी है। बट बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, मोई शाह साहब आपका, अवैस आपका कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।